अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इशू। अब इन्वायरमेंटल इशू है, पहले ही मैंने खुद से क्रिएट कर लिए इन्वायरमेंटल इशू। आप कह रहे हैं कि उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कि कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से इन इशू को रिजोल्व किया जा सके, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल इशूज हैं ये ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ह्यूमन लाइफ इसकी वजह से ऐसा ऐसा खत्म होती जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटेजी में जो नंबर 1 पे स्ट्रेटेजी दी गई है, सबसे पहला काम क्या है? प्लांटिंग ट्रीज, कि जितने ज्यादा से ज्यादा दरख्त है वो लगाए जाएं। प्लांटिंग ट्रीज इज थ्रू आउट टू बी वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग द एयर पोल्यूशन। अ वेल नोन प्रोसेस कैरिड आउट बाय द प्लांट इज द फोटोसिंथेसिस। प्लांटिंग ट्री के लिए जो सबसे पहला काम कैसे वो रिड्यूस करेगी, कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के अमल में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखें, ये प्लांट के अंदर होने वाला रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर लेंगे जमीन से, और क्लोरोफिल में ये रिएक्शन होगा सनलाइट की प्रेजेंट में, उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में और ऑक्सीजन, और ये वही ऑक्सीजन है जो वो इन्वायरमेंट को देंगे। तो इसलिए सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी इसमें है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जितने ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे उतना ही हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से पाक करेंगे। और इसके अलावा द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज आल्सो रिमूव्ड बाय द प्लांट्स व्हेन इट इज डिपॉजिटेड ऑन द लीफ, ब्रांचेस एंड ट्रंक। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के अलावा क्या करते हैं कि जितना पार्टिकुलेट मैटर है अगर प्लांट के लीफ के ऊपर आ जाए, वहां पे आके वो स्टिक ऑन हो जाता है, तो इस तरीके से वो उसको वहां से एनवायरनमेंट से रिमूव कर रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड जो इसकी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई है, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर कहीं भी ये ऑटोमोबाइल्स में यूज हो सकते हैं या भी किसी भी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकते हैं। इनका काम क्या है कि जितने भी ये पोल्यूटेंट्स हैं उनको लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट में कन्वर्ट करना या उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर आर यूज इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस द इमिशन फ्रॉम द इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो जितने भी व्हीकल्स हैं उनके कंबस्शन इंजन से जितने पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनको कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। मींस उन हार्मफुल गैसेस को ये रिड्यूस कर देते हैं या उनको कन्वर्ट कर देते हैं लेस हार्मफुल में। Due to the non-availability of enough oxygen, the carbon fuel in the engine does not burn completely into carbon dioxide and water. Thus, toxic byproduct like carbon monoxide and the hydrocarbon are produced. अगर इंजन को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गया तो तब वहां पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो, और या हाइड्रोकार्बन होंगे जो कि ज्यादा टॉक्सिक हैं। अब यहाँ पे आगे आपको बताया गया कि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये किस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं लेस हार्मफुल में। जैसे यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्या काम करते हैं, इट रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसको एलिमेंटल फॉर्म में ले आएंगे नाइट्रोजन। अब आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ये नाइट्रोजन तो वैसे भी मौजूद है, ये तब इतनी हैजर्डस नहीं है जितनी अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेंगे, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को सिंपल एलिमेंटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले भी बात की थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज मच हैजर्डस देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो और तीसरा काम क्या करेंगे, इट ऑक्सीडाइज दी हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन हो सकता है, इथेन है, तो उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस हैजर्डस देन दिस मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कि कैटालिटिक कन्वर्टर किस तरीके से काम करते हैं, तो आपने उसमें ये सारा उसके रिएक्शन के थ्रू आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रेटेजी जिसका डिस्कशन की गई है वो है डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। डीसल्फराइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि सल्फर के ऑक्साइड्स को वहां से कम कर देना या खत्म कर देना। इस प्रोसेस में क्या होता है कि दिस प्रोसेस कैन रिमूव द सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे निकलने वाली गैसेस में उनको सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। यहाँ पे एक बात की गई है फ्लू गैसेस। फ्लू गैस इज द मिक्सचर ऑफ द वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस व्हेन द फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड इन द पावर प्लांट। जब पावर प्लांट्स में या किसी भी इंडस्ट्री में वहां पे ये जो फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो उससे निकलने वाली जो गैसेस का मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं फ्लू गैसेस। अब ये फ्लू गैसेस में कौन सी गैसेस जो आ जाती हैं, उसमें सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ये सब फ्लू गैसेस है। अच्छा, इनको फ्लू गैसेस इसलिए कहा जाता है, फ्लू का मतलब होता है चिमनी।
जैसे किसी इंडस्ट्री की जो चिमनियां ऊपर बनाई जाती है उनसे निकलने वाला धुआं है, तो फ्लू गैसेस उस धुएं में, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, दूसरी और भी गैसेस हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं। अब क्योंकि वो फ्लू से निकल रहे हैं, चिमनी से निकल रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है फ्लू गैसेस। यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि फ्लू गैस इज द मिक्सचर ऑफ द वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन द पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट में जलने वाले जितने भी मिक्सचर उनसे फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली ये गैसेस, उनको फ्लू गैसेस कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे डीसल्फराइजेशन। अब डीसल्फराइजेशन प्रोसेस वो है कि जिसमें कोई एब्जॉर्बेंट्स यूज किए जाते हैं, वो एब्जॉर्बेंट क्या करते हैं, इन फ्लू गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे या उनके साथ रिएक्ट करके उनको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बात भी की गई है, द डीसल्फराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एड्सॉर्बेंट्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड विच कैन रिमूव अप टू 95% ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द फ्लू गैसेस। तो यहाँ पे जो एड्सॉर्बेंट्स है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें यूज किया जाता है। इसका काम क्या है कि इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको तकरीबन 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड को वहां से रिड्यूस कर देता है फ्लू गैसेज में। अच्छा जी, चौथे नंबर पे जो स्ट्रेटेजी जी कहा गया है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करें। आपने इससे पहले जो एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, एक एनर्जी सोर्सेज को हम बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो नेचुरल सोर्सेज हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सनलाइट है, वेव्स हैं, विंड्स हैं, ये सब रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो क्या कहा जा रहा है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करें, जैसे जो है वो सन से सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लगा के प्रोड्यूस की जा रही है। इसी तरह जो है वो विंड एनर्जी विंड से ली जा रही है, तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज है। इसके अगेंस्ट जो है वो कह रहे हैं कि डिस्करेज करें नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आपने डिस्करेज करना है, फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा यूज नहीं करना, और रीन्यूएबल को करेज करना है कि ज्यादा वही यूज किए जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे जो एक और स्ट्रेटेजी है जो सीवरेज को या वेस्ट मटेरियल के लिए उसके यूज की जाती है 3R स्ट्रेटेजी। आपने इससे पहले भी ये 3R स्ट्रेटेजी पढ़ी होगी, जिसमें आ जाता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इन स्ट्रेटेजी में आप ये इसकी भी डिस्कशन कर सकते हैं। रिड्यूस क्या मतलब है कि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए उसके पॉइंट्स और पे, जहां से वो प्रोड्यूस हो रही है उसको वहीं पे रोका जाए। फिर रीयूज है कि मटेरियल को बार बार अगर रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज किया जाएगी, बजाय इसके कि एक ही दफा यूज करके आप उसको वेस्ट कर दें। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाती है प्लास्टिक की है या ग्लास की है या शॉपर बैग्स हैं, जैसे कुछ मेटल्स भी है, उनको रीयूज किया जाए। प्लास्टिक बैग को आप रीयूज कर सकते हैं। फिर आ जाती है रिसाइकल। रिसाइकल वहां पे जैसे कुछ मटेरियल को मेल्ट करके दोबारा न्यू चीजें बना ली जाती हैं, जैसे प्लास्टिक या ग्लास को मेल्ट किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा और उससे न्यू चीज बना दी जाएगी। तो आप यहाँ पे ये 3R स्ट्रेटेजी का भी बता सकते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 3R स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। रेडॉन इज द नेचुरल रेडियोएक्टिव गैस व्हेन इट बिल्ड अप इंडोर टू हाई लेवल इट इंक्रीज द राइजिंग ऑफ द लंग कैंसर। तो रेडॉन जो है अगर इंडोर यूज हो, तो इंडोर का मतलब होता है घरों के अंदर ये हो, उसका लेवल हाई आ जाए तो ये लंग कैंसर क्रिएट कर सकती है जी। स्टूडेंट्स आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको AQI कहते हैं, ये अब एक्चुअली है क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है कि हमारा एनवायरमेंट या हमारी एटमॉस्फेयर कितनी क्लीन अप है। किसी भी एरिया का अगर AQI इंडेक्स 50 है तो इसका मतलब है कि वहां की फिजा बिल्कुल साफ है, गुड एयर क्वालिटी है। लेकिन अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है और वो हैजर्डस है। अब अगर किसी एरिया का AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा है तो वहां पे क्या हो सकता है कि जो चिल्ड्रन है बिलो 18 या अडल्ट ओवर 65 हैं, दे हैव द क्रॉनिक हार्ट और द लंग डिजीजेस हो सकती हैं, एंड डायबिटिक पीपल आर हाई रिस्क ग्रुप है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट जो कि पहले ही पेशेंट है, बीमार मरीज लोग हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा रिस्क है। आउटडोर वर्कर्स कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एट दी हाई रिस्क बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। जितना ज्यादा वो इस पोल्यूटेड एयर में रहेंगे उतना ही ज्यादा उनकी सेहत को खतरा होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेप बताए गए हैं कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बैड है तो आपको वहां पे क्या क्या करना चाहिए।
जैसे आपने देखा है कि जब आपके कंट्री में जब स्मोक आती है तो वहां पे आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं। तो यहाँ पे वही डिस्कशन की गई है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर। सब बाहर जाना सबसे ज्यादा कम कर दें, क्योंकि आप कम करेंगे तो आप उतना ही उस पोल्यूटेंट से दूर रहेंगे। अगर आप उस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपका एक्सपोजर ज्यादा है, आप उतनी ही उस गैसेस को इनहेल कर रहे हैं, तो उतना ही आपकी जिंदगी को खतरा होगा। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर। आगे सेकंड क्या है कि इफ यू आर फोर्स टू गो आउट देन कंसीडर वेयरिंग अ मास्क। अगर आपको कोई मजबूरी है बाहर जाने की तो आप यहाँ पे मास्क पहन के जाएं। मास्क पहन के जाएंगे तो आपको ये प्लूटेंट आपके सांस के साथ अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साथ ही क्या बात की गई है कि अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल दी मास्क प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट पार्टिकुलेट मैटर, कि जितने भी आप मास्क यूज करते हैं वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते। क्लॉथ और डस्ट मास्क मे नॉट इफेक्टिव फिल्टर आउट द फाइनर पार्टिकल। जो अगर वहाँ पे डस्ट पार्टिकुलेट है या पार्टिकुलेट मैटर है तो तब ये कपड़े का मास्क जो है वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है, वेल फिटेड N95 मास्क बेटर है, क्योंकि ये जो है उस पार्टिकुलेट मैटर को आपके सांस के साथ अंदर जाने से रोक देता है। थर्ड क्या है, कीप योर इंडोर हेल्दी बाय कीपिंग द विंडोज एंड डोर क्लोज। अगर आपका AQ इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, प्लूटेड एयर है, तो अपनी विंडोज और डोर को क्लोज रखें, वेंटिलेशन को रोक दें, क्योंकि अगर आप वेंटिलेशन को नहीं रोकेंगे वही प्लूटेड एयर आपके घरों में दाखिल हो जाएगी और फिर आप उसी प्लूटेड एयर में सांस लेंगे। फिर इफ़ यू एक्सपीरियंस सच सिम्टम्स डेट वरी यू लाइक टू टॉक टू योर डॉक्टर। लेकिन अगर आपको कुछ सिम्टम्स हो, जैसे सांस लेने में मसला आ रहा है या आंखों में इरिटेशन हो रही है, ये सब पोल्यूशन की वजह से है, तो तब आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। जी लास्ट में क्या है, इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्ट करें। देखें कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो साइलेंट किलर है, उसका नहीं पता चलता कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसलिए क्या गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाएं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो डिटेक्ट हो जाए। हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में अकर ड्यू टू द फॉल्टी फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस। तो फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस है, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो सकती है। तो इस अगर आप प्लूटेड एयर में सांस लेते हैं तो आपके लंग्स, हार्ट और ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो आपने अपने आप को खुद अपनी हिफाजत में रखना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। एयर पोल्यूटेंट कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड कैन कॉज द कफिंग और इचिंग ऑफ आईज विच में लीड टू द पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हॉस्पिटलाइजेशन, कैंसर और इवन प्री मेच्योर डेथ। तो अगर आप उसी हवा में सांस लेते रहते हैं तो आपको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।